अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो थीसिस स्टेटमेंट की राइटिंग के ऊपर है कि हमने थीसिस स्टेटमेंट को कैसे राइट करना है। और थीसिस स्टेटमेंट जो है वो हमेशा सीएसएस ऐसे का बेड रॉक होगी। थीसिस स्टेटमेंट जो है इसको टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। सीएसएस का ऐसे जो है वो अब तक हमने उसकी बेसिक्स जो पढ़ी हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा है कि हमने कैसे ऐसे के टॉपिक को सिलेक्ट करना है, फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, फिर आउटलाइन बनानी है। अब आउटलाइन बनाने के बाद हमारा अगला स्टेप जो है वो ये है कि हमने अपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को लिखना है या इंटरवीनिंग पैराग्राफ को लिखना है, अपना ऐसे लिखना स्टार्ट करना है। मगर ये लिखने से पहले, ये स्टार्ट करने से पहले इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने अपने ऐसे का जिस्ट या अपने ऐसे की पैराग्राफिंग कैसे करनी है, अपने पैराग्राफ को लिखना कैसे है, हमने क्या अप्रोच अख्तियार करनी है कि हम अपने पैराग्राफ का शुरू में ही कुछ इंट्रोडक्शन दे दें, शुरू में ही कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दें, ताकि जब हम आइंदा के लिए अपना पैराग्राफ लिखेंगे तो एग्जामिनर को हो सकता है पहला सेंटेंस पढ़ ले, दूसरा सेंटेंस पढ़ ले एंड ही शुड बी डन विद दैट, वो समझे और वो उसका ओपिनियन बन जाए कि इस स्टूडेंट ने जो कुछ लिखा है वो सही लिखा है। हो सकता है वो आपके 10 पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस पढ़ ले या थीसिस स्टेटमेंट पढ़ ले और आपको 45, 50, 60 मार्क्स दे दे, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट्स। हो सकता है वो आपके 2 पैराग्राफ पढ़े एंड ही कम्स टू द ओपिनियन कि इस स्टूडेंट ने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। आज हमने डिस्कस करने कि हमें थीसिस स्टेटमेंट लिखनी कैसे है, हाउ टू राइट थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको पहले ये बताना है कि ये होती क्या है। थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कंप्लीट आइडिया ऑफ पैराग्राफ उसको रिफ्लेक्ट करती है। ये जिस्ट भी देती है, ये समरी भी प्रोवाइड करती है, ये कंप्रीहेंसिव होती है। बेसिकली आप थीसिस स्टेटमेंट में कर क्या रहे होते हैं, आप आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। उसके बाद आप इसमें कई दफ़ा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर हम एनर्जी क्राइसिस के ऊपर, एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान पे कुछ लिख रहे हैं तो हम उसकी थीसिस स्टेटमेंट इस तरह लिख सकते हैं कि पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस has worsened over the years due to neglect, unpreparedness, and wrong policy tools employed to address the issue. एनर्जी, अगर हम चाहें तो हम इस तरह मेंशन कर सकते हैं, हमने अभी तक एक थीसिस स्टेटमेंट ये लिखी है, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस हैज बीन वर्सनड over the years due to neglect, unpreparedness and wrong policy tools employed to address the energy deficit. ये एक थीसिस स्टेटमेंट हमने लिखी है। थीसिस स्टेटमेंट हमेशा आपको एक कंप्लीट जिस्ट, एक कंप्लीट पिक्चर, एक पैराग्राफ की प्रोवाइड करती है। मतलब अगर मैंने पैराग्राफ ना पढ़ना हो किसी स्टूडेंट का तो मैं उसकी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूं तो मैं उसका स्टार्टिंग सेंटेंस पढ़ लूंगा। क्योंकि ये मेन आइडिया आइडेंटिफाई करती है पैराग्राफ का, थीसिस स्टेटमेंट। इसे टॉपिक सेंटेंस भी कह देते हैं।
आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैराग्राफ, वेदर यू वांट टू रिबट अ प्रोपोजिशन और यू वांट टू सपोर्ट इट। जब आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है तो सबसे पहले तो आपने मेन आइडिया आइडेंटिफाई करना है पैराग्राफ का। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखते वक्त उसकी क्या टोन रखनी है। क्या आपने एग्री करना है, क्या आपने डिस्क्राइब करना है, क्या आपने उसमें रीज़न इंक्लूड करना है, क्या आपने कोई क्वेश्चन रेज करना है स्टार्टिंग फ्रॉम द पैराग्राफ फर्स्ट लाइन एंड देन आंसर इट अलोंग। हम ये भी काम कर सकते हैं। क्या आप इसे सपोर्ट करना चाह रहे हैं, हम इसको इस तरह लिखना चाहेंगे। अगर आप एनर्जी क्राइसिस वाला ही ऐसे जहन में रखें, लेट्स सी, हम उसमें कहते हैं when was the last time the government felt it necessary to proceed with the seriousness required to address the energy crisis। ये हमने क्वेश्चन फ्लोट कर दिया है। When was the last time the government felt it necessary to proceed with the seriousness required to address the energy crisis? हमें नहीं पता, मगर हमने क्वेश्चन फ्लोट कर दिया है, अब हमने इसका आंसर देना है। दिस कुड बी द टॉपिक सेंटेंस, या इसके अलावा टॉपिक सेंटेंस ये भी हो सकता है स्टूडेंट्स। हम इसमें कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि does the government have an opportunity, does the government does the energy policy contain an opportunity to address the shortfall in the generation of solar power। थोड़ा स्पेस कम है, हम इधर क्वेश्चन मार्क, मतलब हम इस तरह क्वेश्चन भी ये थीसिस स्टेटमेंट को फ्लोट कर सकते हैं। हमने इस थीसिस स्टेटमेंट को फ्लोट किया, अब हम इसका आंसर देंगे। तो बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट एक टॉपिक सेंटेंस होता है जो कंप्लीट जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ को डिस्कस कर लेता है। इट प्रोवाइड्स मीट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, मतलब मैं ये वर्ड्स रिपीट करना चाहूँगा। इट प्रोवाइड्स अ कम्प्रीहेंसिव टॉपिक और इशू, प्रेजेंट्स इट इन अ कम्प्रीहेंसिवनेस। ये ऐसे होता है जैसे टॉप डाउन अप्रोच ऑफ द पैराग्राफ होती है। जब पैराग्राफ को हम लिखेंगे तो हम वो भी देखेंगे कि हमने पैराग्राफ लिखना कैसे है, मगर यहाँ डिस्कस करने का मतलब ये है कि ये इस तरह होता है पिरामिड की फॉर्म में, कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप या कंक्लूजन, जिस्ट, क्वेश्चनिंग, वो आप इस पहली लाइन में टॉपिक सेंटेंस में कर देते हैं। उसके बाद ये सारे रीजन छोटे छोटे आके इसको समराइज कर देते हैं। ये हमेशा इसी फॉर्म में होता है कि सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट जो है आपने इधर प्रोवाइड करना है, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक सेंटेंस में या थीसिस स्टेटमेंट में आपने दे देनी ही है। उसके बाद जो है इन्फॉर्मेशन में आप इसको जस्टिफाई करते रहें। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीकाकार है कि हम अपना थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। थीसिस स्टेटमेंट लिखने का एक तरीकाकार, मतलब ये बेतहाशा तरीकाकार है, मगर हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे अपना मेन आइडिया। हमने आइडेंटिफाई करना है मेन आइडिया। अगर हम चाहें तो 2 अल्फाज में लिख सकते हैं। मेन आइडिया क्या है? सोलर एनर्जी डेफिशिएंसी या सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन। अब ये एक मेन आइडिया हमने 2 अल्फाज लिख लिए। अब इसको हम चाहें तो लिंक कर सकते हैं
आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैराग्राफ, हमने क्या पैराग्राफ की टोन रखनी है उसके मुताबिक हमने इस मेन आइडिया को आगे ब्रोच करना है। वेदर यू वांट टू रिबट अ प्रोपोजिशन और यू वांट टू सपोर्ट इट, अगर हमने इसको रिजेक्ट करना है कि हमने आइडिया को कि भाई सोलर इंस्टॉलेशन एनर्जी इंस्टॉलेशन कर भी ली तो पाकिस्तान की तरक्की खातिर ख्वाह नहीं होनी, और अगर हम इसकी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं तो हो सकता है हम अपना हाउस होल्ड बर्डन जो है एनर्जी का वो रिड्यूस कर सकें। हमने कोई एक प्रोपोजिशन फ्लोट करनी है, क्वेश्चन की फॉर्म में कर सकते हैं, कंक्लूजन की फॉर्म में भी कर सकते हैं, डेटा को से प्रोवाइड करते हुए भी सपोर्ट कर सकते हैं। हमने थीसिस स्टेटमेंट में कंप्लीट समरी ऑफ द पैराग्राफ इन थीसिस स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग कंक्लूजन आइडेंटिफायर्स देयरफॉर इन द एंड सफाइस टू से, हमने थीसिस स्टेटमेंट में कंक्लूजन आइडेंटिफायर्स यूज़ नहीं करने। हमने ये नहीं मेंशन करना द सोलर सिस्टम सोलर एनर्जी इज़ द पैनेसिया, दस सोलर एनर्जी is the panacea for Pakistan's energy starved economy। हमने मेन आइडिया को हम चाहें तो अपने मेन ऐसे टॉपिक को भी मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ से लिंक करके थीसिस स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं, हम उसको आगे देखेंगे। हमने कंक्लूजन आइडेंटिफायर नहीं यूज़ करने, ये 10 सच सो देयरफॉर, हमने कंक्लूजन आइडेंटिफायर्स नहीं यूज़ करने। आई होप कि मैं आपको यहाँ ये चीज़ समझा सकाऊंगा कि आपने थीसिस स्टेटमेंट को प्रेजेंट तो इस तरह करना है कि आपने एक कंक्लूजन क्रिएट करनी है, मगर आपने कंक्लूजन आइडेंटिफायर्स सिमिलरली देयरफॉर हाउएवर ये आपने जो है हाउएवर तो यूज़ किया जा सकता है, मगर 10 देयरफॉर इन द एंड सफाइस टू से ये अपने पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने। Use the main topic of the essay to start thesis statement and then connect it with the main idea of the paragraph। thesis statement में आप ये भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं main idea energy crisis can be resolved through solar power generation since Pakistan has sunshine of more than 310 days, इस तरीके से हम या 210 डेज हम इसे मेंशन कर सकते हैं। अब आपका आर्ग्यूमेंट जो चलेगा थीसिस स्टेटमेंट में वो यही होगा कि आपने यहाँ स्टैट दे के तो अपना आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश की। मेन टॉपिक ऑफ द ऐसे है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, उसको आपने कनेक्ट कर दिया है सोलर पावर जनरेशन से, और मज़ीद रीज़न क्या प्रोवाइड किया है कि यहाँ सनशाइन है। अब आपने जब ये 3 चीज़ों को कनेक्ट कर दिया अपनी थीसिस स्टेटमेंट में, तो पूरा पैराग्राफ ये जस्टिफाई करने के लिए होगा कि सोलर एनर्जी जो है उसके लिए नंबर ऑफ़ डेज आपके पास हैं, आप अपने नंबर ऑफ़ आवर्स यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो सनशाइन आवर्स हैं, डे के दौरान आप अपनी दुकानें खुली रख सकते हैं, आप सोलर एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, सोलर पावर प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, सोलर जनरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, सोलर वोल्टाइक सेल्स यूज़ कर सकते हैं, फोटो वोल्टाइक सेल्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब थीसिस स्टेटमेंट आप चाहें तो इंडिपेंडेंट पैराग्राफ को भी मेंशन कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने मेन टॉपिक ऑफ द ऐसे को उससे ज्वाइन करके उस मेजर आइडिया के ऊपर स्ट्रेस कर सकते हैं, और उसी मेजर आइडिया की आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं रीज़न और स्टैट के साथ। आई होप यहाँ तक तो मैंने आपको सही आप समझ सके होंगे। उसके अलावा आपने थीसिस स्टेटमेंट में प्रोवाइड द जिस्ट ऑफ द पैराग्राफ इन द थीसिस स्टेटमेंट बाय कनेक्टिंग इट विद एविडेंस और रीजनिंग। आप इधर एविडेंस और रीजनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ यूनाइटेड नेशंस के कुछ गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं,
और उसमें एक ये है कि आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रिड्यूस करना है। UN SDGs कैन बी इम्प्रूव्ड इन पाकिस्तान by focusing on human trafficking as migration often leads to as migration leads to 20%, 25%, आगे परसेंट को ऐसे लिख दीजिएगा, सॉरी, ऑफ अनअकाउंटेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, अनअकाउंटेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, focusing human traffic as migration often leads to 25% of unaccounted human trafficking। इस तरीके से आपने मतलब UN SDGs को लिंक कर दिया आपने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, और आगे उसने आपका रीज़न भी प्रोवाइड कर दिया। हम आगे भी इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। उसके अलावा हम कोई इंट्रीगिंग क्वेश्चन भी फ्लोट कर सकते हैं। हम चाहें तो हम एक इंट्रीगिंग क्वेश्चन जो है वो भी फ्लोट कर सकते हैं। फ्लोट अ क्वेश्चन और एन इंट्रीगिंग ऑब्जर्वेशन इन द थीसिस स्टेटमेंट। आप थीसिस स्टेटमेंट किसी तरह भी चाहे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप क्या उसमें मेजर आइडिया, जिस्ट, समरी, ये सब चीज़ें जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो पूरे आर्ग्यूमेंट को समराइज़ कर देती है इस पैराग्राफ के स्टार्ट पे। ये क्वेश्चन के फॉर्म में भी हो सकती है, ये एविडेंस के फॉर्म में भी हो सकती है, इसमें स्टैट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप इसको कैसे इंक्लूड कर रहे हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट देते हैं, हम कुछ थीसिस स्टेटमेंट्स देखेंगे, उनके एग्जांपल्स देखेंगे। हम थीसिस स्टेटमेंट्स पिछले पास पेपर्स में से लिखेंगे भी सही जब हम पास पेपर्स को रिव्यू कर रहे होंगे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम थीसिस स्टेटमेंट्स की रेगुलर प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर हम उनकी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा मज़ीद इम्प्रूवमेंट करने का। और थीसिस स्टेटमेंट हो सकता है, मैंने आपको एग्ज़ाम में आपको पहले भी बताया कि अगर आपके 25 पैराग्राफ लिखे हुए हैं पूरे पेजेस पे, एग्जामिनर हो सकता है 25 पैराग्राफ्स हों और एग्जामिनर टाइम सेव करने के लिए सिर्फ 5 आपके उनकी थीसिस स्टेटमेंट पढ़ ले, और 2 ये आपके 5 पैराग्राफ पढ़ ले इनकी थीसिस स्टेटमेंट्स, और 2 पैराग्राफ कंप्लीटली पढ़ ले, और वो आपको मार्क्स दे दे 50 आफ्टर 100। आई डोंट थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू लूज ऑन दैट। मुझे यकीन है कि आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को बहुत अच्छा बना लें। अच्छा, मैंने जब अपनी ऐसे की बुक लिखी है वहाँ मैंने कुछ जगहों पे थीसिस स्टेटमेंट मेंशन किया है और कुछ जगहों पे मेंशन नहीं किया। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि मेरी सक्सेस एसेस की बुक में आप देखेंगे मेजॉरिटी में आपको इसकी जो है वो मिलेंगे, थीसिस स्टेटमेंट मिलेंगे। मगर चूंकि रियल टाइम मैसेज जब आप लिख रहे होते हैं, और मैंने जब लिखे रियल टाइम, कई दफ़ा वी आर इन such a high pressure and we are in such a flow that we are not able to furnish a complete comprehensive thesis statement। मैं यहाँ ये ज़रूर मेंशन करूँगा कि आपको अपने इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, इन 2 जगहों पे तो आपको अपनी थीसिस स्टेटमेंट लाजमी प्रोवाइड करनी है। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद आपको इंटरवीनिंग पैराग्राफ्स में भी पूरी कोशिश करनी है। आई नो कि ये परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ गुड, मैं नहीं कहता कि आप परफेक्टली इसको अचीव कर सकेंगे,
मैं नहीं कहता कि आप परफेक्टली तमाम के तमाम इंटरवीनिंग पैराग्राफ्स में आप थीसिस स्टेटमेंट लेके आ सकेंगे या आप लिख पाएंगे, मगर आपने ट्राई ज़रूर करनी है। आपने कोशिश करनी है कि थीसिस स्टेटमेंट हर जगह, हर पैराग्राफ में, अगर 20 पैराग्राफ्स हैं, 20 पैराग्राफ हैं, तो 20 में आपको कोशिश करनी है कि इसमें थीसिस स्टेटमेंट को फर्निश करें। ये आपके ऐसे के टास्क को बहुत ईजी बना देगा। और मैंने शुरू में आपको जब बताया है, मैंने आपको बताया कि आपका काम और भी आसान हो सकता है जब आप आउटलाइन में थीसिस स्टेटमेंट को मेंशन करें। आप ये भी कर सकते हैं, हम चाहें तो कंप्लीट सेंटेंसेस भी लिख सकते हैं आउटलाइन में। मैंने कल भी इसका एक लेक्चर में, आउटलाइन के लेक्चर में ये मेंशन किया था। मगर थीसिस स्टेटमेंट जो है वो जो है वो बाकी स्टेटमेंट से डिफरेंट होती है, क्योंकि ये उस तरह से ऐसे को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे जिस तरीके से आपने अपना अगला पूरा पैराग्राफ लिखना है। पूरे पैराग्राफ का जिस्ट आपको शुरू में ही प्रोवाइड कर देती है थीसिस स्टेटमेंट। तो कोशिश ये है कि आप थीसिस स्टेटमेंट अपनी आउटलाइन में भी मेंशन करें। अब हम कुछ इधर थीसिस स्टेटमेंट जो हैं वो उनको मेंशन करेंगे। मैं इसको रब कर दूं ताकि हम एसेस वाइज देखते जाएंगे थीसिस स्टेटमेंट्स, और हम कोशिश करेंगे जब हम इनको यहाँ पढ़ रहे हों तो हम अपनी खुद भी थीसिस स्टेटमेंट्स लिखते जाएं। एक नहीं, 5-10 थीसिस स्टेटमेंट्स हम लिखते जाएं। उसकी वजह ये होगी कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि हमने अपने आर्गूमेंट को कैसे मेंशन करना है। यहाँ एक दफ़ा मैं दोबारा बताता चलूँ कि थीसिस स्टेटमेंट में आपका इस तरह भी लिख सकते हैं आप कि आप ऐसे टॉपिक जो कि उसके साथ लिंक होता है, प्लस मेन आइडिया प्लस सपोर्ट, ये थीसिस एक स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, ये आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं थीसिस स्टेटमेंट, मेन आइडिया प्लस सपोर्ट, ये भी थीसिस स्टेटमेंट हो गई। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन, मेन आइडिया प्लस एनी कंक्लूजन, जो कि उसी कंक्लूजन को क्वेश्चन करें। तो ये एक थीसिस स्टेटमेंट बन जाए। मैंने इसकी भी एग्जांपल दी, हम इसकी और भी एग्जांपल देखेंगे। ये थीसिस स्टेटमेंट लिखने के कुछ तरीक़ेकार हैं, 2, 3। आई होप कि थीसिस स्टेटमेंट की यहाँ तक तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। लेट्स सी कि आगे थीसिस स्टेटमेंट्स हमारे पास किस तरह की आती हैं। ये 2-3 तो अप्रोचेज मैंने आपको बता दी हैं। एक क्वेश्चन, एक ऐसे अपीयर हुआ है और हमने उसके मेन आइडियाज़ को देखना है और उस पर थीसिस स्टेटमेंट्स को देखना है। एनालाइज द स्टेटस ऑफ कश्मीर। एनालाइज, अब इसे बड़े गौर से पढ़ेंगे हम लोग। एनालाइज, हमने एनालाइज मतलब करना है कि हमने देखना है, हमने इसमें कंपैरिजन भी करना है, क्रिटिकली रिव्यू भी करना है, क्रिटिकली एवेलुएट भी करना है। एनालाइज और क्रिटिकली एवेलुएट या क्रिटिकली मेजर, ये वन एंड द सेम थिंग है। एनालाइज द स्टेटस ऑफ कश्मीर। स्टेटस ऑफ कश्मीर का जिक्र हो रहा है कि स्टेटस ऑफ कश्मीर कुछ, उसको हमने एनालाइज करना है। किस लिए? शायद कोई तब्दीली आई होगी, शायद कोई उसके स्पेशल अरेंजमेंट में तब्दीली आई है, पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया है कि उसके स्टेटस को तब्दील किया जा रहा है। इन द बैकड्रॉप ऑफ एब्रोगेशन ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस बाय इंडिया एंड ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। हमने देखा है कि स्टेटस ऑफ कश्मीर जो है, आपको पता होगा, इंडियन ऑक्यूपाइड हेल्ड कश्मीर जो है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, उसके स्टेटस में तब्दीली लेके आई गई। उसका जो स्पेशल स्टेटस था उसे ख़त्म कर दिया गया, रीसेंट कर दिया गया, एब्रोकेट कर दिया गया उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को इंडिया की तरफ से। और उसमें हमने देखना है कि उससे क्या फ़र्क पड़ा। अब एनालाइज का मतलब है कि उसमें वो स्टेटस तो ख़त्म कर दिया गया, अब उधर पॉपुलेशन तब्दील होगी, वोटिंग राइट्स तब्दील होंगे, उनके इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने ख़त्म कर दिया है। उसके अलावा जब डेमोग्राफी तब्दील होगी, डेमोग्राफिक चेंज आएगा, तो वहाँ वोटिंग पैटर्न्स तब्दील हो जाएंगे, मुस्लिम मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके अलावा पाकिस्तान के पास डिप्लोमेटिक ऑप्शंस क्या हैं?
तो अब मेन आइडिया इधर क्या है, मेन आइडिया है स्पेशल स्टेटस टू मेंटेन होमोजेनिटी ऑफ एथनिसिटी। ये मेन आइडिया है। मेन आइडिया क्या है, स्पेशल स्टेटस टू मेंटेन होमोजेनिटी ऑफ एथनिसिटी, और इसके अंदर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स। ये पूरे ऐसे का मेन पॉइंट नहीं है, उसमें एक ऐसे का मेजर पैराग्राफ का ये मेन पॉइंट है, पैराग्राफ मेजर पॉइंट। अब इसकी हम थीसिस स्टेटमेंट्स देखते हैं कि हमने जो ये पैराग्राफ मेन लिखा है, स्पेशल स्टेटस टू मेंटेन होमोजेनिटी। स्पेशल स्टेटस क्यों था कि होमोजेनिटी रहे इंडियन कश्मीरीज की। इंडियन कश्मीरीज वर है गिवन स्पेशल स्टेटस, दे वर जस्ट लाइक अ डिफरेंट कंट्री। उनके अपनी स्पेशल पार्लियामेंट थी, वो इंडियन पार्लियामेंट की सबॉर्डिनेट नहीं थी, और उसके अलावा जो है वो कहते हैं उसके अपना फ्लैग था, उसके अपने कोर्ट ऑफ आर्म्स थे, उसकी अपनी आर्मी थी, उस आर्मी को इंडियन आर्मी की तरफ से सपोर्ट थी, उसकी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप थी। तो बेसिकली इंडियन स्टेटस कश्मीर जो है, और उसमें डोमिसाइल के, नेशनलिटी के इश्यूज थे कि कौन लोग बाहर से आ सकते हैं, वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये सब कुछ। तो जो स्पेशल स्टेटस टू मेंटेन होमोजेनिटी ऑफ एथनिसिटी जो है वो एक इशू है, और उसके अलावा मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन है। अब इसकी थीसिस स्टेटमेंट देखते हैं। Representation of Muslims in Indian occupied Kashmir has been served a deadly blow by the dastardly act of India by abrogating the special status of Kashmir। ये एक थीसिस स्टेटमेंट है, और ये थीसिस स्टेटमेंट जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स को उधर से एक्सप्रेस कर रही है। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट दूसरी है, homogeneity of ethnicity and representation of Muslims in the Indian occupied Kashmir has been disturbed beyond repair after the revocation of special status of Kashmir। यहाँ ये दो स्पेशल थीसिस स्टेटमेंट्स हैं, और एक ही आइडिया को एक्सप्रेस किया जा रहा है। इस एक आइडिया को एक्सप्रेस करने के बियॉन्ड अगर हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमने ये देखा कि स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर और मुस्लिम एथनिसिटी को थीसिस स्टेटमेंट की फॉर्म में हमने इस तरह से लिखा। हमने एक दफ़ा दोबारा इसको हाईलाइट कर देते हैं कि मेन आइडिया क्या है, उसको हम हाईलाइट कर देते हैं। पहले हम एक दफ़ा इसे रीडिंग देते हैं दोबारा स्लोली। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर हैज़ बीन सर्व्ड अ डेडली ब्लो by the dastardly act of India by abrogating the special status of Kashmir। यहाँ बात हो रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन, ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स, ये एक मेजर आइडिया है, और इस मेजर आइडिया को किसने डेडली ब्लो दी है, वो इंडिया के एक्शन ने दी है कि उसने एब्रोगेट कर दिया है स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। मेजर आइडिया को हमने लिंक कर दिया है अपने माइनर आइडिया के साथ। मेजर आइडिया क्या है कि स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर जो है वो रिवोक हो गया है, और ये क्यों रिवोक हो गया है, इंडिया की डास्टर्डली एक्ट है, और कहता है इससे नुकसान क्या हुआ है, नुकसान हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। अब इसको सेकंड थीसिस स्टेटमेंट भी इसी तरह की मजीद क्वालिफाई करती है। होमोजेनिटी ऑफ एथनिसिटी एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड बियॉन्ड रिपेयर आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। कि जैसे ही आपने इंडियन स्पेशल स्टेटस जो आपने कश्मीर को दिया हुआ था, आपने वो विड्रॉ किया है, उसको जैसे ही आपने विड्रॉ किया है उसके फ़ौरन बाद जो है आपको जो कहता है होमोजेनिटी है और आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी हद तक हर्ट हुई है इस एरिया में। अब उसका हमने एक मेन आइडिया देखा था, फिर उसके बाद उसने दूसरा मेन आइडिया देखते हैं। मेन आइडिया हम दोबारा पढ़ते हैं। एनालाइज द स्टेटस ऑफ कश्मीर इन द बैकड्रॉप ऑफ एब्रोगेशन ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस बाय इंडिया एंड ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान। हमें ये पता है कि इंडिया ने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस तो ख़त्म कर दिया, ठीक है। वो स्पेशल स्टेटस क्या था, मैंने आपको आर्टिकल 37, 370 और 37A उसके बारे में बताया
कि उधर वोटिंग राइट्स का इशू था, उधर प्रॉपर्टी परचेज का राइट का था, उधर नेशनलिटी राइट्स का इशू था, और उसके अलावा वहाँ जो है उनका स्पेशल अपनी पार्लियामेंट थी, उनके अपने कोर्ट ऑफ आर्म्स थे, सब कुछ अपना था। अब मेन आइडिया सेकंड आ जाता है, पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस हैं। पाकिस्तान कैन हाईलाइट द इंडियन एक्ट ऑफ सबवर्जन ऑफ कश्मीर सवर्निटी एट वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स। ये एक मेन आइडिया है कि पाकिस्तान जो है इंडिया के इस वायलेशन ऑफ जो लॉ है ऑफ कश्मीरी पीपल, उसके लिए पाकिस्तान जो है कश्मीर की सवर्निटी के बारे में हर जगह वॉइस रेज कर सकते हैं इंटरनेशनल फोरम पे। लेट्स सी इसकी क्या थीसिस स्टेटमेंट बनती है। थीसिस स्टेटमेंट 1, पाकिस्तान हैज़ रेज्ड the issue of blatant violation and submersion of Indian occupied Kashmir sovereignty with the European Union's ambassador along the lines of NATO's peace conference। हमने यहाँ कोशिश ये की है कि बताएं कि पाकिस्तान का क्या एक्ट रहा है जब उसने यूरोपीय यूनियन के, जब उसने इंडिया ने इसकी कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान ने इंडियन कश्मीर सॉवर्निटी के बारे में बात भी की है, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से भी उसके बारे में बात की है, और एक पीस कॉन्फ्रेंस पे भी इस मैटर को हाईलाइट किया है। अब इसकी सेकंड थीसिस स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ इसी थीसिस स्टेटमेंट की तरफ अभी स्टिक करते हैं कि इधर मेन आइडिया क्या है, पाकिस्तान रेजिंग द इशू ऑफ वायलेशन एंड सबवर्शन, और ये उसने किस फोरम पे किया है, ये कश्मीर की सोवर्निटी की वायलेशन के खिलाफ किया है। उसके अलावा हम सेकंड थीसिस स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड थीसिस स्टेटमेंट जो है वो भी कुछ इसी तरह से है, उसको पढ़ लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स इसमें आप अपने क्वेश्चन जो है वो जॉट डाउन करते रहें। हमें थीसिस स्टेटमेंट लिखने के लिए इसी तरह मेहनत करनी पड़ेगी। विल हैव टू राइट एवरी सिंगल मेजर एंड माइनर आइडिया। ये एक पैराग्राफ का कंप्लीट जिस्ट प्रोवाइड कर रही है आपको। अगर ये आपको कंप्लीट जिस्ट प्रोवाइड नहीं कर रही तो बिलीव यू मी, यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट अ गुड पैराग्राफ, क्योंकि इसी ने आपके पूरे पैराग्राफ को आगे लेके चलना है। इट हैज़ बीन स्ट्रेस्ड बाय पाकिस्तान ऑन मैनी नोटेबल इंटरनेशनल फोरम्स that India's revocation of Indian occupied Kashmir special status is a flagrant violation of international democratic norms and nationhood। हमने इसी को मज़ीद एक्सप्रेस कर दिया है। अब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेम नहीं लिया, और हमने ये बताया है कि बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स हैं जहां पाकिस्तान ने कोशिश की है कि वो जो है इंडिया के इस वायलेशन ऑफ कहता है कश्मीर स्पेशल स्टेटस है, उसको जो है लोगों के सामने या इंटरनेशनल फोरम्स के आगे प्रेजेंट कर सके। उसके अलावा एक और इसमें है आइडिया है इसी का, स्पेशल स्टेटस टू मेंटेन होमोजेनिटी। हमने शायद इसको पहले से देख लिया है, ये स्लाइड रिपीट हो गई है। अब हम एक और पीएमएस के ऐसे का देखते हैं। मैंने सीएसएस और पीएमएस ऐसे दोनों मिक्स किए हैं, मगर प्रीडोमिनेटली मेरा सारा स्ट्रेस जो है वो सीएसएस पे भी होगा। ये इंक्लूड करने के मकसद ये है कि क्योंकि पीएमएस में 2-3 टॉपिक्स ऐसे आए हैं जो सीएसएस में नहीं आए, और ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे सीएसएस में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। अब हम इस ऐसे को पढ़ते हैं, इसकी थीसिस स्टेटमेंट कुछ लिखते हैं। आवर education system is perpetuating socio-economic inequality in society. Analyze and give recommendations for improvement। ऐसे का टॉपिक ये है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है। मतलब एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि अमीरों के लिए एक अलहदा तरीका कार है, गरीबों के लिए एक अलहदा तरीका कार है एजुकेशन का। अमीरों का सेटअप अलहदा है, गरीबों का सेटअप अलहदा है। अमीर जो हैं वो ऐसी एजुकेशन एक्वायर करते हैं जो क्वालिटेटिवली बहुत साउंड है। जो पब्लिक स्कूल्स हैं वहाँ अच्छी बुक्स नहीं हैं, अच्छी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ज़्यादा स्किल्स नहीं हैं, ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं हैं, रिसोर्सेज बहुत थोड़ी हैं, बुक्स नहीं हैं अवेलेबल। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए जो है ऑप्शंस नहीं हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर आप अच्छे स्कूल से नहीं पढ़े होंगे
तो आप सोसाइटी के उससे ही एक वर्लपूल के अंदर घूमते घूमते रह जाएंगे। एंड ये सिस्टम जो है, जो डुअल एजुकेशन सिस्टम है, इट इज़ परपेचुएटिंग सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। काफ़ी हद तक ये बात ठीक है, और हमने इसकी ना सजेशंस देनी है। हम इसकी सजेशन दे सकते हैं, हम एक सिंगल करिकुलम की तरफ भी बात कर सकते हैं। मैं सिंगल करिकुलम के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ, मगर मैं डिस्पैरिटीज़ रिमूव कर रिड्यूस करने के लिए एग्जिस्टिंग, अगर हो सकता है कि एक कैम्ब्रिज सिस्टम चल रहा है और एक लोकल सिस्टम चल रहा है, तो लोकल सिस्टम को बेहतर करना है, उसमें अच्छे टीचर्स लेके आने हैं, उसमें अच्छी लैब इक्विपमेंट लेके आनी है, उसमें रोट लर्निंग से उसे हटाना पड़ेगा, इनोवेटिव टेक्निक्स लेके आनी पड़ेंगी, क्रिएटिविटी को करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी कि वो खुद कुछ चीज़ों को सीखें, खुद चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करें। तो मेजर आर्गुमेंट क्या है? मेजर आर्गुमेंट ये है कि गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम लैक्स इनिशिएटिव एंड रिक्विजिट टूल। हमारे नज़दीक ये है कि ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट का है, इसमें ये परपेचुएट इस तरह कर रहा है सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कि ये तो इनिशिएटिव और इसमें सही टूल्स ही नहीं अवेलेबल। इनिशिएटिव नहीं होगा, स्टूडेंट्स खुद से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूँ कि मैं अपने इर्द गिर्द के बच्चों को देखता हूँ जो हाई स्कूल्स में या हाई एलीट स्कूल्स में पढ़े होते हैं। वहाँ टास्क्स बहुत ज़्यादा सिखाई जाती हैं, वहाँ एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। उनके यहाँ उसकी लग्जरी है, रिसोर्सेज मौजूद हैं, स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स कोऑपरेट कर रहे होते हैं। इमेजिन ये सिनेरियो जो है प्राइवेट स्कूल की बजाय पब्लिक स्कूल में है। स्टूडेंट्स के पास एक्सपेरिमेंटेशन करने के किसी किस्म के पैसे नहीं हैं, वो प्रोजेक्ट्स पे पैसे खर्च नहीं कर सकते। अदर दैन दैट, वो प्रोजेक्ट्स पे पैसे खर्च करने के अलावा उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कोई बुक्स ख़रीद सकें, इंटरनेट कनेक्शन ख़रीद सकें, वो एक्सपेरिमेंट वाली साइट पे आ सकें। उनको किसी लैब की तरफ से फंडिंग मौजूद नहीं है। तो हमने यहाँ मेजर आर्गुमेंट अभी जो पढ़ा है वो ये है कि गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम लैक्स रिक्विजिट टूल्स। गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम लैक्स रिक्विजिट इनिशिएटिव एंड टूल्स। लेट्स सी इसकी क्या थीसिस स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं। हमें इसकी वैसे अगर कोई भी पैराग्राफ हो उसकी थीसिस स्टेटमेंट बनानी हो, तो हमारे जहन में कोई ना कोई बात ज़रूर ऐसी आनी चाहिए जो कि उसको एक्जैक्टली उस जगह हिट कर सके। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन severely hampers learning skills and outcomes in public schools due to a lack of focus, motivation, and adequate pedagogical paraphernalia. अब यहाँ ये बताने का मकसद ये है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो सीवियरली अफेक्ट होती है, और लर्निंग स्किल्स भी सीवियरली इम्पेक्ट होती हैं, और लर्निंग आउटकम्स भी सीवियरली इम्पेक्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ लैक ऑफ फोकस है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, लैक ऑफ एडिकेट जो है पेडागोजिकल पैराफर्नेलिया। पेडागोजिकल मतलब ये टीचिंग पैराफर्नेलिया, जैसे टीचिंग के लिए आपको वाइट बोर्ड चाहिए, आपको एडिकेट बिल्डिंग चाहिए, वेंटिलेशन चाहिए है, आपको डेस्क चाहिए हैं, आपको जो है बच्चों को रीडिंग बुक्स अवेलेबल करनी है, ये सारा कुछ उधर अवेलेबल नहीं होता। सेकेंड थीसिस स्टेटमेंट देख लेते हैं। गवर्नमेंट रन पब्लिक स्कूल्स फोकस लेस ऑन इम्पार्टिंग क्वालिटी लर्निंग स्किल्स एंड मोर ऑन टीचिंग इंसिपिड रोट लर्निंग टेक्निक्स। यहाँ भी एक क्लियर इंडाइटमेंट है गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स के लिए कि गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल जो हैं उन्होंने ऑटोमेटिकली खुद ही वो सारा सिस्टम जो है उसमें परपेचुएट किया हुआ है, और वो परपेचुएट किया है कि आपने खुद से इसमें सारे MCQs आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं आने, सारा का सारा आप 100/100 मार्क्स ले सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि आपने यही मटेरियल लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अदर देन दैट देयर इज़ नो गुड मटेरियल दैट यू कैन राइट अबाउट। उसके अलावा एक और थीसिस स्टेटमेंट है, इनइक्वालिटी इज मल्टीप्लाइड सिंस द सिस्टम ऑफ पब्लिक स्कूल्स एंड मदरसाज यूजेस आउटडेटेड एंड पुअर क्वालिटी लर्निंग मटेरियल एंड बुक्स। हमने इमीडिएटली इसको, अब आपने इन 3 स्टेटमेंट्स का मज़ीद एनालिसिस भी करना है, हम और भी सारा एनालिसिस करेंगे ये कहता है थीसिस स्टेटमेंट्स का। आप इसको देखें कि इनइक्वालिटी इज़ मल्टीप्लाइड सिंस द सिस्टम ऑफ पब्लिक स्कूल्स एंड मदरसाज यूजेस आउटडेटेड एंड पुअर क्वालिटी लर्निंग मटेरियल एंड बुक्स। यहाँ तो ये हमें आर्गुमेंट तो इस्टेब्लिश हमने कर दिया, मगर मैंने आपको जिस तरह बताया था कि हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। हम क्वेश्चंस भी कर सकते हैं,
हम एक तरीका और भी अख्तियार कर सकते हैं कि हम ऐसे मेन आइडिया, ऐसे टॉपिक प्लस मेन आइडिया ऑफ पैराग्राफ, प्लस हम इधर एविडेंस लेके आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी तक हमने इन तीनों थीसिस स्टेटमेंट्स में किसी किस्म का मेन कहता है ये एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया, मगर लेट्स सी हम इसको हाईलाइट करके देखते हैं कि मेजर आइडियाज कौन से हैं। ये है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, माइनर आइडिया है, और ये है किससे लिंक है, सीवियरली हैम्पर्स लर्निंग स्किल्स एंड आउटकम्स, ये है लर्निंग स्किल्स एंड आउटकम्स इन पब्लिक स्कूल्स। और ये क्यों है, ड्यू टू अ लैक ऑफ फोकस, मोटिवेशन एंड एडिकेट पेडागोजिकल पैराफर्नेलिया। कहने का मकसद ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है, और मेन क्या है, आउटकम आइडिया है, आउटकम ऑफ पब्लिक स्कूल्स, कि पब्लिक स्कूल जो हैं उनकी वजह से जो है वो इनइक्वालिटी बढ़ रही है। यहाँ इनइक्वालिटी डायरेक्टली तो एड्रेस नहीं हुई, मगर इनइक्वालिटी की एक फॉर्म क्या है कि आपने डिफरेंस कहते क्रिएट कर दिया है इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। फिर उसके बाद सेकंड थीसिस स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। गवर्नमेंट रन पब्लिक स्कूल्स फोकस लेस ऑन इम्पार्टिंग क्वालिटी लर्निंग। ये डायरेक्टली मेजर उसकी तरफ गया है, आइडिया की तरफ, ये ऐसे के लिंक हो रहा है। एंड दे फोकस लेस ऑन टीचिंग इंसिपिड रोट लर्निंग जो है स्किल्स। यहाँ ये कहने का मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स हैं वो उनका ज़्यादा फोकस इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन नहीं होता, बल्कि उनकी कोशिश ये होती है कि आपको रट्टे रटाए तोते की तरह चीज़ें याद कराते रहें। उसके बाद हम दूसरी थर्ड थीसिस स्टेटमेंट देखते हैं। इनइक्वालिटी इज मल्टीप्लाइड इन द सिस्टम ऑफ पब्लिक स्कूल्स एंड मदरसाज यूजेस आउटडेटेड एंड पुअर क्वालिटी लर्निंग मटेरियल एंड बुक्स। आप ये देखेंगे कि जो इनइक्वालिटी को अभी तक हमने डायरेक्ट एड्रेस किया है वो इसमें किया है और इसमें किया है। मसला ये है कि हमने थीसिस स्टेटमेंट जब कभी मेंशन करनी है, एक ही मेजर आइडिया पे हम 4 से लेकर 5-6 मुख्तलिफ थीसिस स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। जब एकदम हमने थीसिस स्टेटमेंट लिख देनी है, उसके बाद मैंने जो आपको बताया है कि थीसिस स्टेटमेंट इज़ जस्ट लाइक कि आपने इसको और सिंपल अल्फाज में मैं बताता हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट ये भी हो सकती है, अ चेयर हैज़ मैनी यूटिलिटीज़। ये एक थीसिस स्टेटमेंट है। अब ये पूरी की पूरी चेयर की ये बता रही है कि चेयर की बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं। यूजेस क्या हैं इसके, ये सिटिंग है, उसके अलावा ये सिटिंग के लिए यूज़ होती है, कंफर्ट के लिए यूज़ होती है, उसके अलावा ये कहता है इट्स मेड ऑफ वुड, इसमें बिजनेस जनरेट होता है लोगों का, इसके अलावा ये कॉमर्स के लिए इस्तेमाल होती है। मतलब आप इसके बाद जितने पॉइंट्स ऐड करेंगे वो इस अ चेयर हैज़ मैनी यूटिलिटीज़ को सपोर्ट करेगा। तो कहने का मतलब है कि जब आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है तो आपने एक ऐसी स्टेटमेंट फर्निश करनी है जो कि इन सारी चीज़ों को मतलब ये थीसिस स्टेटमेंट जब आपने लिख दी, यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं। थीसिस स्टेटमेंट, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सीवियरली हैम्पर्स लर्निंग स्किल्स एंड आउटकम्स इन पब्लिक स्कूल्स। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सीवियरली हैम्पर्स लर्निंग स्किल्स इन पब्लिक स्कूल्स ड्यू टू अ लैक ऑफ फोकस, मोटिवेशन एंड एडिकेट पेडागोजिकल पैराफर्नेलिया। हमें यहाँ बताना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है लर्निंग को ख़त्म कर देती है, आउटकम्स को हर्ट करती है पब्लिक स्कूल्स में, क्योंकि वहाँ फोकस नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ नहीं है। बेसिकली ये इसके बताने का मकसद है। हम आगे देखते हैं हमारे पास मज़ीद कौन सा टॉपिक है। यहाँ तक तो जो मुझे इसमें मैंने आपको बताया है उससे आप लोग शायद समझ गए होंगे कि हमने कैसे अपनी थीसिस स्टेटमेंट को लिखना है। उसके बाद एक और थीसिस स्टेटमेंट आ जाती है। थीसिस स्टेटमेंट, अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट केटर्स टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ सोसाइटी इन ए हाईली सेगमेंटेड एंड स्ट्रेटिफाइड मैनर
टेंड्स टू क्रिएट मोर सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हम मुख्तलिफ थीसिस स्टेटमेंट्स लिखते जा रहे हैं इस एक जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए, इस पूरे के पूरे ऐसे के प्रोपोजिशन को। हो सकता है ये सारे के सारे इंडिविजुअल पैराग्राफ्स हैं, ये इधर पॉसिबल है, और हम इनसे मज़ीद पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स हैं कंप्लीट। थीसिस स्टेटमेंट नंबर 5, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन फॉर डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस क्रिएट डिवीजन इन टर्म्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स एंड परपेचुएट मिजरी फॉर अ लार्ज चंक ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड क्लास। यहाँ ये पढ़ के हमें दोबारा समझ आती है कि जब कभी आप एजुकेशनल डिस्पैरिटी क्रिएट करेंगे तो आप इकोनॉमिक डिस्पैरिटी क्रिएट करेंगे, और उससे आप सोशियो इकोनॉमिक इम्बैलेंस परपेचुएट करेंगे। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ कि मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ एजुकेशन फॉर डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस क्रिएट division in terms of learning outcomes and perpetuate misery for a large chunk of the underprivileged class। यहाँ इससे ये हमें पता चलता है कि हमारा सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बेसिकली इस तरीके से है कि उसके एजुकेशन सिस्टम हमें कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं देता, हमें फोकस लूज़ कर देते हैं, वो सोशल डिस्पैरिटी को परपेचुएट करता है और ज़्यादातर पॉपुलेशन को अंडर प्रिविलेज रखता है। उसके बाद हम एक और थीसिस स्टेटमेंट्स कुछ देखना चाहेंगे कि हमें चाइना के रिलेटेड रोल से कुछ थीसिस स्टेटमेंट्स का अगर पता चल जाता है। मैं एक दफ़ा इनको ज़रा देख लूँ तो कि हमारे पास किस किस्म की थीसिस स्टेटमेंट्स हैं, ताकि हम उसको मज़ीद कम्प्लीटली एनालाइज करें। कुछ इसमें रिपीट भी हो रही हैं, हम कोशिश करेंगे वो रिपीट हम ना करें इधर क्लेम। उसके बाद आ जाता है कि थीसिस स्टेटमेंट में न्यू चैलेंजेस, ये एक मेन आइडिया है, हैव इमर्ज्ड फॉर चाइना अगेंस्ट इट्स प्रीडोमिनेंस ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट्स। ये एक थीसिस स्टेटमेंट है। अब इससे बाद जो बात होगी वो ये होगी कि वो न्यू चैलेंजेस क्या हैं और उन्होंने किस तरीके से प्रीडोमिनेंस ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट मार्केट्स को हर्ट किया है चाइना के। न्यू चैलेंजेस ये हैं कि कई पेटेंट लॉ स्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं। चाइना की इनोवेटिव इंडस्ट्री को काउंटर करने के लिए जापानीज़ भी है, और उसके अलावा जो साउथ कोरियन भी है, उसके अलावा ताइवानीज़ भी है, उसके अलावा हांगकांग की भी है, दुबई की भी है, वियतनाम की भी है। और चाइना की जो प्रीडोमिनेंस है वर्ल्ड मार्केट्स की, उनको ये हर्ट करेंगे। हमने ये मेंशन करना है कि क्या इसमें ट्रेड पॉलिसीज़ इन्वॉल्व हैं, क्या इसमें इनोवेशन इन्वॉल्व है, क्या इसमें बेटर जो है वो पैकेजिंग है, बेटर जो है प्रेजेंटेशन है, बेटर एडवर्टीजमेंट है इन प्रोडक्ट्स की जिनको हम इधर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमारे यहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं। मतलब चाइना के यहाँ चाइना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे यहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं, और उसकी वजह से हम चाइना जो है वो बेनिफिट ले रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। उसके बाद हम देख रहे हैं मज़ीद एक और थीसिस स्टेटमेंट है। ये मल्टीपल थीसिस स्टेटमेंट्स हैं, इनके मुख्तलिफ पैराग्राफ्स इनसे लिखे जाते हैं। यहाँ कहने का मकसद है कि दीज आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट होलिस्टिक आइडियाज़ जिनको आप मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं। चाइना इज़ कार्विंग आउट अ न्यू फ्रंट in global economic development by investing in strategic infrastructure projects comprising energy, transportation, port development and communication technology, aiming to generate connectivity across the length and breadth of the ancient Silk Road। इसको पढ़ते ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये CPEC से रिलेटेड है। चाइना इज़ कार्विंग आउट अ न्यू फ्रंट, ये एक मेन आइडिया है, CPEC का मेन आइडिया है। चाइना इज़ कार्विंग आउट अ न्यू फ्रंट in global economic development by investing in strategic infrastructure projects comprising energy, transportation, port development and communication technology, aiming to generate connectivity across the length and breadth of the ancient Silk Route। आप और मैं जानते हैं कि जो CPEC है वो बेसिकली एंशिएंट सिल्क रूट के अगेंस्ट जो है सारे का सारा ट्रैवल हो रहा है, और चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अगेंस्ट जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड ने B3W जो है वो भी लॉन्च किया है, बिल्ड बैक जो है उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ को ऑफ़र किया है। मगर जो यहाँ तक इस थीसिस स्टेटमेंट को पढ़ के लगता है कि एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस आने वाला है
कि यहाँ नई इन्वेस्टमेंट होने वाली है सीपेक वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर, या चाइना की इन्वेस्टमेंट होने वाली है स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो कि वो कौन से स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन के, पोर्ट डेवलपमेंट के और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, ताकि कनेक्टिविटी जनरेट हो सके। उसके बाद एक और हमारे पास आ जाती है थीसिस स्टेटमेंट, ये है रूल ऑफ लॉ पे। रूल ऑफ लॉ हैज़ बीन डिफाइंड बाय मैनी फिलोसफर्स, jurists and social scientists as the government of the law instead of a figurehead। तो रूल ऑफ लॉ क्या है, ये ये मेरे ख्याल से लुई 14 से ने एक दफ़ा अपने उससे पूछा फिजिशियन से भाई कि अगर तुम्हें बना दिया जाए क्या रूलर ऑफ फ्रांस तो तुम क्या करोगे। उसने कहा आई विल डू नथिंग। उसने कहा अगर आप कुछ नहीं करोगे तो हु विल रन द गवर्नमेंट। इफ़ यू आर मेड द रूलर ऑफ द कंट्री एंड यू डू नथिंग देन हु विल रूल। देन ही रिप्लाइड दैट द लॉ विल रूल। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये लिखा है कि इधर थीसिस स्टेटमेंट के रूल ऑफ लॉ हैज़ बीन डिफाइंड बाय मैनी फिलोसफर्स। ये रूल ऑफ लॉ मेन आइडिया है, और ये है कि ये रूल ऑफ लॉ क्या है, इट हैज़ बीन डिफाइंड बाय मैनी फिलोसफर्स, jurists एंड सोशल साइंटिस्ट एज द गवर्नमेंट ऑफ द लॉ इंस्टेड ऑफ अ फिगर हेड। ये एक थीसिस स्टेटमेंट है। आगे हम मेंशन करना चाहें तो हम मेंशन कर सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होगा, कि लोग पाबंद होंगे लॉ के, किंग जो है कोई डिक्टेट नहीं दे सकता, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉ नहीं पास कर सकता, लॉ जो है वो डिबेट होगा, पार्लियामेंट में होगा, और इसमें सवर्निटी जो है वो एक्नॉलेज की जाएगी पार्लियामेंट की। कोई लॉ जो है वो डेट्रीमेंटल नहीं होगा किसी एक इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के अगेंस्ट, और कोई ग्रुप चाहे तो वो लेजिस्लेट कर सकता है इन फेवर ऑफ इट्स इंटरेस्ट। हाउएवर दोज इंटरेस्ट शुड नॉट ओवरलैप विद द और हर्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी अदर ग्रुप। फिर एक और थीसिस स्टेटमेंट देखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इंडिविजुअल इज एम्बिटर्ड, हार्श एंड लैक्स ट्रस्ट विच डज नॉट हेल्प एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। बेसिकली एक और हम पैराग्राफ हमें फर्निश कर दिया गया कि रूल ऑफ लॉ तो है, मगर क्या वजह है कि हमारे मुल्क में या किसी भी मुल्क में रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं कामयाब हो रहा। उसकी वजह यह है कि लॉ को लोग फॉलो करना ही नहीं चाहते। वजह क्या है कि उनका स्टेट पे ट्रस्ट नहीं है, वो समझते हैं कि स्टेट का एक्शन बहुत हार्श है, और उनके जो रिलेशनशिप है स्टेट के साथ, स्टेट को आपने पैसे दिए, अपने टैक्सेस दिए, स्टेट ने अपने वो सारे पैसे जो हैं अपने स्टेट ऑफिशियल्स पे खर्च कर दिया, आपकी वेलफेयर पे कोई पैसा खर्च नहीं किया। जब ये सिचुएशन होगी तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है लॉ का और स्टेट का, रूल ऑफ लॉ का और स्टेट का, वो इम्बिटर हो जाएगा। और यही इसमें रिलेशनशिप को मेंशन किया गया है। उसके बाद है एक और थीसिस स्टेटमेंट, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल विच इफ़ ऑन द राइट ट्रैक कैन चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ अ नेशन। एक ऐसे आया था पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल, और हमने उसको आगे सपोर्ट किया है, उसमें मज़ीद ऐड कर दिया है कि ये पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल ये क्यों है, क्योंकि अगर जो है ये सही ट्रैक पे हो पॉसिबल, तो एक कंट्री की काया पलट दी जा सकती है। हम इससे आगे मज़ीद भी ऐड करते रहेंगे पॉइंट्स कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल किस तरह है कि यहाँ लोग जो हैं वो सही पॉलिसीज़ लेके आते हैं, एग्जीक्यूशन जो है, इन्फोर्समेंट जो लॉ की है वो कहता है बहुत स्ट्रिक्ट है, लोगों को कुशन प्रोवाइड कर दिया जाता है, पीपल आर वर्किंग हार्ड, दे गेट रिवॉर्ड फॉर देयर वर्क। और पॉलिटिक्स में उनके लिए जो है पॉलिसीज़ जो बनती हैं वो पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनती हैं, पॉलिसीज़ आर पीपल फ्रेंडली। तो ये कुछ थीसिस स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस की हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल विच ऑन द राइट ट्रैक कैन चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ अ नेशन। यहाँ तक हम डिस्कशन इसकी कर चुके हैं। विल डिस्कस सम मोर